सुधांशु त्रिवेदी। आदरणीय उपसभापति महोदय, आज जब इस विषय पर मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं तो मेरे मन में वेदना भी है, विस्मय भी है और संदेह भी है। वेदना इस बात की कि जैसा कि कल पिछले सदन में गृह मंत्री जी ने बताया कि 52 भारतीयों को अपने प्राण गंवाने पड़े, चाहे कोई उसमें से भस्म होकर राख हुए, चाहे कोई सुपुर्दे खाक हुए, मगर आज तक ये पता नहीं चला कि जिस आंदोलन के चलते ऐसे हालात हुए उसमें कौन सा लफ्ज, कौन सा हर्फ था जो किसी की नागरिकता लेने वाला था। इस बात की वेदना है। विस्मय इस बात का है कि ये दंगे भारत की बड़े विचित्र प्रकार के दंगे हुए। सामान्यतः दंगे इस प्रकार से होते हैं, कोई घटना हो जाती है, उसकी प्रतिक्रिया होती है, परंतु ये दंगे ऐसे हुए जहां पे कोई एब्रप्ट रिएक्शन नहीं हुआ, तात्कालिक भीषण प्रतिक्रिया नहीं, धीमी धीमी आंच पर 2.25 महीने से उसे उबाला जा रहा था। जैसे तंदूर की आंच को बढ़ाया जाता है कि हीट को उस एक्सटेंट तक ले जाया जाए। ये एकमात्र ऐसे दंगे हुए जहां अधिकांश विपक्षी दलों की तरफ से, बड़े बड़े नेताओं की तरफ से कभी किसी के द्वारा शांति संयम की अपील नहीं आई। बयान और सोशल मीडिया पर रिएक्शन अक्सर उकसावे वाले आए। ये दंगे एक ऐसे आंदोलन के द्वारा संचालित हुए जो भारत की राजनीति का अद्भुत और अपूर्व आंदोलन था। जितने भी आंदोलन होते हैं, कोई ना कोई प्रतिनिधि होता है, कोई ना कोई पॉइंटेड चार्टर ऑफ डिमांड होता है। अन्ना आंदोलन हुआ तो बाकायदा प्रतिनिधि थे, केजरीवाल जी संयोजक बने थे, आज तक वो अपने को संयोजक ही कहते हैं। बिंदुवार मांग थी, अमुक अमुक भ्रष्टाचार के केस में कार्रवाई की जाए। श्री राम जन्मभूमि का आंदोलन हुआ तो श्री राम जन्मभूमि न्यास समिति भी थी और तथाकथित बाबरी मस्जिद एक्शन के लिए बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी भी थी, उनकी बिंदुवार मांग थी। आपातकाल का आंदोलन जेपी जयप्रकाश जी संयोजक थे। अरे आजादी के जमाने में वेबल प्लान हुआ तो स्पेसिफिक मांग थी कि मुस्लिम लीग और उनसे अलग बात नहीं होगी। साइमन कमीशन का आंदोलन हुआ तो स्पेसिफिक मांग थी कि भारतीय का प्रतिनिधित्व अवश्य होगा, अन्यथा स्वीकार नहीं होगा। रोलेट एक्ट आया तो स्पेसिफिक मांग थी कि बगैर मुकदमा चलाए किसी को अंदर नहीं रखा जाएगा। परंतु सभापति महोदय, यहां पर ना कोई प्रतिनिधि था, ना कोई डिमांड थी। और मजेदार बात क्या है कि मीडिया में प्रतिनिधि उपलब्ध थे। मैंने अनेक प्रतिनिधियों के साथ रेगुलर टीवी डिबेट की है और कोई आके उन्हें नहीं रोकता था कि ये मेरे प्रतिनिधि नहीं है। तो आश्चर्य की बात यह है कि मीडिया से बात करने के लिए प्रतिनिधित्व था। जब गृह मंत्री जी ने कहा कि भाई मेरे दरवाजे खुले हैं, किसी भी समय कोई आना चाहे, हम रात को 3 बजे भी तैयार हैं, तो कोई प्रतिनिधि नहीं था। जब सर्वोच्च न्यायालय ने बात करने को भेजा तो प्रतिनिधित्व नजर नहीं आ रहा था। इससे लेकर मन में संदेह उत्पन्न होता है। एक और दृष्टि से यह भारत का एक विचित्र दंगा था। पहली बार जब कोई विदेशी राष्ट्राध्यक्ष यहां पर था तब यह शुरू हुआ। एक और बात के लिए भी है विचित्र दंगा है कि बाकायदा राष्ट्राध्यक्ष के आने से 1 सप्ताह पहले आह्वान किया गया कि जब डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो अमुक अमुक को निकलकर सड़कों पर आना है 17 फरवरी को। तो इससे मन में संदेह और गहरा हो जाता है। और इतना ही नहीं, इसकी शुरुआत कहां से हुई? अभी आदरणीय कपिल सिब्बल जी ने कहा वायरस यहां से शुरू हुआ, वहां गया। मैं तो कहता हूं वायरस तो बहुत बाहर से शुरू होकर आया। 14-15 दिसंबर को बाकायदा भारत के दूतावासों पर प्रदर्शन का आयोजन किया गया। आज तक हमने यह सुना था कि विदेशों में जाकर विदेश के दूतावासों पर प्रदर्शन होता है, यह भारत के दूतावासों पर प्रदर्शन ओवरसीज कांग्रेस के द्वारा, यह बात तो समझ से परे थी। खैर, किसी सांसद से मिले, उसका डिनायल कर दिया कि हमसे कोई मतलब नहीं था। परंतु सभापति महोदय, मुझे यह समझ में नहीं आता कि मैं यह तस्वीर देखता हूं लंदन में आदरणीय मनमोहन सिंह जी की तस्वीर लगा के, आदरणीय सोनिया जी की तस्वीर लगा के कुछ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और बाकायदा ऐसे लोग जिनके पदाधिकारियों के नाम उनकी वेबसाइट पर हैं, उनके बयान अवेलेबल हैं। अरे भाई, अपनी सरकार को सुनाने के लिए यहां बात कही जाती है, बाहर किसको सुनाने के लिए बात कही जाती है?
विदेशी मीडिया में 4 बातें निकलती हैं, बड़ी प्रसन्नता होती है। विदेश का कोई संस्थान प्रश्न पूछ ले तो बड़ी प्रसन्नता होती है। और डोनाल्ड ट्रंप जी के दौरे के दौरान क्यों किया जा रहा था? ताकि विदेश में बात हो। अरे क्या आवश्यकता है आज विदेश को इतना सुनाने की? अब हम अलग लेवल पर आ गए हैं, कोई जरूरत नहीं हमें लंदन में सुनाने की। रही होगी कभी उनकी हुकूमत। सभापति जी, मैं कहना चाहता हूं, अपने वतन पर रही है हुकूमत सदियों तक गैरों की, लेकिन कुछ चेहरों पर अब तक धूल है उनके पैरों की। अब मैं ये कहना चाहता हूं, अगला प्रश्न यह किया जाता है कि जब यह हो रहा था तो गृहमंत्री जी कहां थे? कल गृहमंत्री जी ने उसका उत्तर दिया है। आप ये समझिए, जब अमेरिका का राष्ट्रपति भारत के दौरे पे हो, जिसका थ्रेट परसेप्शन वर्ल्ड में नंबर 1 रहता है, और खासकर तब जब बगदादी और सुलेमानी की घटना के बाद हो, तो थ्रेट परसेप्शन कितना हाई होगा। भारत की सुरक्षा एजेंसी और दिल्ली पुलिस को कितने प्रकार के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय डायमेंशंस के बीच में गृह मंत्रालय को काम करना पड़ रहा होगा, समस्त संभावनाओं को देखकर काम करना पड़ रहा होगा। तो इसीलिए जो आप बात कहते हैं कि कोई घटना किस लिए हो रही है, 24 फरवरी, 25 फरवरी, 26 फरवरी, 27 फरवरी, गृह मंत्री जी ने क्या किया, यह रिकॉर्ड पे अवेलेबल है। 24 फरवरी को, जी बिल्कुल बता रहा हूं, 24 फरवरी को शाम को 7 बजे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और आईबी के निदेशक के साथ बैठक हो रही थी। सुनिए दिल्ली अपर आयुक्त के साथ बैठक हो रही थी। रात को 1 बजे तक इस विषय के ऊपर सजगता के साथ नजर रखने के लिए बैठक चल रही थी। 25 फरवरी को दिन की शुरुआत अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक से होती है। दोपहर 12 बजे नॉर्थ ब्लॉक में प्रमुख राजनीतिक दलों के अधिकारियों के साथ आते, इनके नाम पिछले सदन में भी बताए गए, वो सारे लोगों के साथ बैठ के बैठक होती है। 26 फरवरी को वरिष्ठ अधिकारियों के साथ और मंत्रिमंडल के लोगों को भी इस विषय में बताया जाता है। शाम के समय गृह सचिव, आईबी निदेशक, पुलिस आयुक्त के साथ वरिष्ठ अधिकारियों के साथ गृह मंत्री जी की बैठक होती है। 27 फरवरी को दिल्ली में व्याप्त स्थिति के बारे में गृह मंत्री अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक लेते हैं। गृह सचिव और आईबी के चीफ के साथ समय समय पर जानकारी रखने के साथ दिल्ली पुलिस के हर गतिविधि पर नीतिगत निर्णय लेने के लिए क्षण प्रतिक्षण वहां उपस्थित थे। आपके इस प्रश्न को अर्पित गृह मंत्री के दिवस का क्षण क्षण समर्पित। अब मैं यह कहना चाहता हूं, इतना ही नहीं, एक बड़ी विचित्र बात मुझे लगी। आह्वान किया गया कि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तब यह करना। कल बताया गया कि पहली घटना 24 तारीख को दोपहर 2 बजे हुई और 25 तारीख को मध्य रात्रि पे आखिरी घटना हुई और उसके बाद स्थिति नियंत्रण हो गई। अब जरा यह देखिए, इस प्रकार की घटनाक्रम बड़ा विचित्र संयोग है कि डोनाल्ड ट्रंप की यात्रा के साथ तिथि नहीं, वार नहीं, घटी और पल का भी मिलान हो रहा है। मानो पंचांग के पूर्व निर्धारित राहु काल के समान पहले से तय था कि अब शुरू होगा और इतने बजे समाप्त हो जाएगा। इसलिए यह संदेह और गहरा होता है, यह संदेह और गहरा होता है कि यह ऐसा क्यों किया जा रहा था। अब यहां पर मैं कहना चाहूंगा, जो कुछ 2-2.25 महीनों से हो रहा था, उसके लिए 72 दिन तक जो आग सुलगाई गई, दिल्ली पुलिस ने 36 घंटे में उसको बुझाने में सफलता पाई। यह अपने आप में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। आपने तमाम वीडियो देखे होंगे। अभी कपिल सिब्बल जी ने भी कहा, हाईली डेंसली पॉपुलेटेड इलाका है, शायद भारत ही नहीं एशिया का सबसे डेंसली पॉपुलेटेड इलाका है। इसके बावजूद आपने कभी देखा कि पुलिस पीछे हट रही है, पुलिस भाग रही है? पुलिस का एक जवान शहीद हुआ, पुलिस के एक डीसीपी का हेलमेट टूट गया। हेलमेट नॉर्मल प्रक्रिया में नहीं टूटता है जब तक बहुत हैवी रॉड के साथ बार बार ना आघात किया जाए। इसके बावजूद मुख्य सड़कों पर कार्रवाइयां नहीं हुई। टॉप के पीक के आवर्स में ऐसा तक सुनने में आया कि प्रति मिनट 10 से 12 पीसीआर कॉल्स आ रही थी। आप सोच सकते हैं उस परिस्थिति में जिस प्रकार की दक्षता का परिचय दिल्ली पुलिस ने दिया है, मेरे विचार से तो वह अत्यंत सराहनीय है। हाँ, एक बात जरूर हो गई है कि आजकल इस समय दिल्ली पुलिस की हालत बेचारा इराक की तरह हो गई है। आप कहेंगे इराक क्यों? अब ये समझिए, अमेरिका को बम गिराना है सुलेमानी के लिए तो इराक की धरती पे, और जब ईरान को अमेरिका के लिए गिराना है तो इराक की धरती पर उनके किसी उस पे गिराना है। जिसको मौका मिल रहा है वो उन्हीं पे आघात करने का प्रयास कर रहा, परंतु सुरक्षा बलों के मनोबल के साथ हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। एक अन्य बात, हेट स्पीच के बयान
सभापति महोदय, मैंने सुना था कुछ लोग भविष्य दृष्टा होते हैं। मैंने यह भी सुना था कि आइंस्टीन ने टाइम ट्रेवल की थ्योरी दी थी कि समय में आगे जाया जा सकता है, और वह क्षमता मुझे अद्भुत अपने विपक्षी नेताओं के तर्कों में नजर आती है। 20 जनवरी को अनुराग ठाकुर का बयान, 28 जनवरी को प्रवेश वर्मा का बयान, 24 फरवरी को कपिल मिश्रा का बयान, और इन सब चीजों के लिए आह्वान 14-15 दिसंबर को। ये 1.5 महीने पहले उनको समझ में आ गया था कि भविष्य में ये होने वाला है, इसलिए वो सारी क्रिया प्रतिक्रिया उसी समय से आनी शुरू हो गई। और दूसरी तरफ आप समझिए ना, वायरस की उत्पत्ति समझिए और वायरस की प्रवृत्ति समझिए। अब मैं यह भी कहना चाहता हूं कि दूसरी तरफ के बयान नहीं, उनके बारे में विचार नहीं करना चाहिए। फ्री कश्मीर, उसका मतलब कुछ और था। आसाम को परमानेंट काटना, उसका मतलब कुछ और था। हिंदुओं से आजादी, मतलब कुछ और था। 15 करोड़ बनाम 100 करोड़, ये सब बातों का मतलब कुछ और था। इतना ही नहीं, एक सज्जन ये तक कह देते हैं कि न संसद पे भरोसा, न सर्वोच्च न्यायालय पे भरोसा। नौजवानों बाहर आओ, सड़क पे निर्णय होगा। ऐसे कहने वाले लोग हर्ष का मंजर नहीं, तबाही का मंजर लाते हैं। यह आपको समझ लेना चाहिए। इसलिए मैं ये कहता हूं कि यह जो कुछ हुआ, कहां से शुरू हुआ? जो कहा गया उसे सुना ना माना जाए, जो नहीं कहा गया उसे सुना मान लिया जाए, जो सीए में नहीं लिखा उसे पढ़ा मान लिया जाए, और आपकी कमेटियों ने जो लिखा था उसे न माना जाए। विचित्र तर्क है। अब इसका आगाज कहां से होता है? अमानत में खयानत के साथ। एक अमानती का खयानती बयान, और एक कांग्रेस के पूर्व एमएलए साहब जो शुरू में ही 15 तारीख को ही इन तमाम चीजों में मुलव्विस पाए गए थे। और ये कोई नए नहीं है, प्रवृत्ति समझिए मान्यवर। ये वही है कि जब दिल्ली में औरंगजेब के रोड पर नाम बदला गया था तो आके धरना दिए थे कि कलाम साहब पे नहीं, औरंगजेब के नाम पे होना चाहिए। ये वही है। अब आप आइए, उसके बाद क्या हुआ? बढ़ते बढ़ते कहां पहुंचा? उसके मकान पर, जहां पर पूरी दुनिया को जग जाहिर दिख रहा था कि वो किसका मकान है। उसके ऊपर हथियारों का जखीरा, पेट्रोल बमों का जखीरा। और इतना ही नहीं, जो कुछ दिल्ली पुलिस के अधिकारी अंकित शर्मा के साथ हुआ, मैं ये पूछना चाहता हूं वो किस तरह की प्रवृत्ति को दर्शाता है। अभी आपने कहा दंगों की संख्या की बात, तो मैं ज्यादा विस्तार में न जाते हुए सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि इस देश में अनेक बार दंगे हुए। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार जिन दंगों में 100 से अधिक लोग आधिकारिक आंकड़ों में मारे गए, जिनको कि हम कह सकते हैं बड़े भीषण भयानक विभत्स दंगे। कौन? 67 रांची, 69 अहमदाबाद, 70 जलगांव, 69 जमशेदपुर, 80 मुरादाबाद, 83 नैली, 84 भिवंडी, 84 दिल्ली, 85 अहमदाबाद, 89 भागलपुर, 1990 दिल्ली, 1990 हैदराबाद, 1990 अलीगढ़, 92 सूरत, 92 कानपुर, 92 भोपाल, 93 मुंबई। सभापति महोदय, ये सब थे सेकुलर दंगे। और एक 2002 गुजरात, वो था सांप्रदायिक दंगा। क्योंकि सेकुलर दंगों की आवाज नहीं सुनाई पड़ती है। सेकुलर दंगों में अगर देखें तो इन 18 में 17 जगह आप, एक जगह आरोप हम पर। और यहां तो मजेदार बात यह कि यहां तो आप भी थे और आप भी थे। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं कि आदरणीय कपिल सिब्बल जी से कि हमारी संस्कृति में कपिल मुनि सांख्य दर्शन के प्रणेता माने गए हैं, तो इस संख्या पे विचार कर लीजिए तो आपको स्पष्ट रूप से और तस्वीर दिख जाएगी। अब मैं आना चाहता हूं इस विषय पर कि जो कुछ अंकित शर्मा के साथ हुआ, आप सोचिए यह प्रवृत्ति क्या है। यह बात माना जा सकता है कोई दंगा हो गया, किसी ने किसी को मार दिया, किसी ने किसी पे आघात कर दिया, 1-2 चाकू मारे, माना जा सकता है कि प्रतिक्रिया आक्रोश और दंगे में हो गया। 400 चाकू, यह कौन सी प्रवृत्ति है? सभापति महोदय, यह छत विछत शव को करने की प्रवृत्ति वही है जहां सरहद पर सर काटे जाते थे। यह वही प्रवृत्ति है जब जवानों के शरीर के छत विछत टुकड़े भेजे जाते थे। यह सिर्फ घटना नहीं थी, यह संदेश था। यह किन प्रवृत्तियों का संदेश है?
या उन प्रवृत्तियों का संदेश है जो कि राष्ट्र के विरुद्ध कार्य करने के लिए सतत प्रयत्नशील हैं, आज से नहीं बरसों से। मैं एक विषय आपके सामने रखना चाहता हूं, यह पाकिस्तान की सीनेट कमेटी की रिपोर्ट है, अक्टूबर 2016। आप में से कोई चाहे तो वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए उसमें बिंदु क्रमांक 8 पर क्या लिखा जा रहा है। इंडियाज ओन fault line in their alienated Muslim, Sikh, Christian, Dalit as well as the growing Maoist insurgency should be highlighted, और इसके लिए 2 थिंक टैंकों का साथ लेना है। और आगे लिखते हैं मोदी एंड हिज आरएसएस आइडियोलॉजी ऑफ हिंदुत्व शुड बी टारगेटेड। अब 9 नंबर बिंदु पे क्या लिखा है सभापति महोदय, द कॉम्प्रिहेंसिव आउटरीच टू दोज सेगमेंट्स ऑफ इंडियन पब्लिक ओपिनियन विच आर अपोज्ड टू मोदी and his anti-Pakistan policies, including political parties, media, civil society organization, and human rights groups should be reached. हम ये नहीं कह रहे हैं कि कोई जान के मिलना चाह रहा है, परंतु आप समझिए कि कितना गहरा षड्यंत्र हो सकता है। ये 3 साल पहले से यह बात चल रही थी और हम उस चीज से अनजान नजर आते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि आप इस बात को समझना चाहें कि जो कुछ हुआ, तमाम संगठनों के अकाउंट में पैसा आया और समय समय पे निकलता गया और उसी के साथ बहुत कुछ दिखता चला गया, क्या यह हमें समझ में नहीं आता कि यह षड्यंत्र कहां से शुरू हो रहा है। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, जब यह चीज आई है ना, अगर यह इस तरह की षड्यंत्र हमारे पड़ोस में की जा रही है तो कभी सीधे नहीं आता है, वो एक आवरण लेके आता है। रावण कभी सीधे सीता हरण करने नहीं आया था, साधु का वेश बना के आया था। और इस बार एक नया आवरण दिखाई पड़ा, आजादी, हमको चाहिए आजादी। साहब अध्यक्ष जी, मैं बचपन से लेके किशोरावस्था, वहां से युवावस्था पार कर गया, हमें तो यही पता था आजादी कांग्रेस ने दिलाई, किताबों में पढ़ा, गांधी बाबा ने दिलाई, नेहरू जी ने आजादी का संघर्ष किया। और अब कांग्रेस के नेताओं के ऐसे वीडियो आते हैं कि दूध में हुए बच्चों के सामने आजादी। अरे कौन सी आजादी? तो क्या वो स्वीकार करते हैं कि आजादी नहीं मिली? आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने तो आजादी का वो दौर भी देखा होगा। हमारे तो नेता प्रतिपक्ष जी के नाम में ही आजाद है, फिर भी उनकी पार्टी आजादी की डिमांड कर रही है। और मैं कहना चाहता हूं इस आजादी बहुत खतरनाक था। पहले इस आजादी में अंदर आए माओवादी, फिर अंदर घुसे नक्सलवादी, फिर इसमें घुसे जिहादी, फिर इसमें आए बगदादी और फिर इसमें आए जल्लादी, मगर नहीं दिखी आजादी। इसको देखकर मुझे सिर्फ यह लगता है कि जो कुछ किया गया, एक उत्तर प्रदेश के फैजाबाद के, उस समय तत्कालीन फैजाबाद के, आज तो उसका नाम अयोध्या है, एक बड़े मशहूर शायर हुए रफीक शादानी। उन्होंने उस दौर में दंगों राजनीति को लेकर एक पंक्ति लिखी थी, वो मुझे बड़ी उचित प्रतीत होती है। उसमें एक प्रतीक है जो हम सब समझ सकते हैं। भारत की राजनीति में कुछ प्रतीक बड़े स्थापित हैं। जब जैसे आप किसी को कहें कि हाफ पैंट या काली टोपी, तो समझ में आ जाता था वो किसके लिए कहा जा रहा है। तो उन्होंने ये लिखा, न तो नमाजी न तो पुजारी, अवधी भाषा में, न तो नमाजी न तो पुजारी, तुम्हें मदारी तुम्हें शिकारी, जियो बहादुर खद्दरधारी। तो आगे मैं खुद जोड़ देता हूं, सब देखिन तुम्हारी किरदारी, खद्दरदारी मफलरधारी। इसलिए मैं आगे यह कहना चाहता हूं, हमें इस विषय के ऊपर यह भी समझना होगा कि षड्यंत्र कहां कहां से हो रहा है, तो हमें उसके ऊपर उतना अधिक गंभीरता से, सजगता से ध्यान भी रखना होगा। आजादी की बात करने वालों में हमें ध्यान रखना होगा कि ये कहीं हमारे लिए बहुत घातक किस्म का आंदोलन बनाने का षड्यंत्र तो नहीं है। आदरणीय अटल जी की एक कविता की पंक्ति शायद आप सबने सुनी हो तो याद आ जाए। आजादी पर उन्होंने लिखा था, अपने ही हाथों से अपनी कब्र न खोदो, अपने पांव कुल्हाड़ी आप न मारो, आप अपने आप कुल्हाड़ी आप न चलाओ, चाल पड़ोसी की समझो और आंखें खोलो, आजादी अनमोल न इसका मोल लगाओ। इसलिए मेरा मानना है कि ये इस प्रकार के जो विषय उठाए जा रहे हैं, ये देश के लिए अत्यंत खतरनाक। और मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, आप सब लोग तो बहुत समझदार हैं, वरिष्ठ हैं, क्यों इस प्रकार की बात करते हैं? साहब, हिंदी के एक बड़े प्रसिद्ध कवि हुए हैं बिहारी लाल जी। जब मिर्जा राजा जयसिंह औरंगजेब के जमाने में आसपास के इलाकों के ऊपर राजाओं पे बहुत कब्जा कर रहे थे, उसका लाभ प्रकारांतर से औरंगजेब को मिल रहा था, तो बिहारी जी ने एक दोहा उनको लिख के भेजा था। कहा था, स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा,
देख विहंग विचार, बाज पराए पानी पर तू पच्छीनु न मार। यानी ना इसमें कोई स्वार्थ है ना कोई अच्छा कार्य है, ये पराए लोगों को इसका फायदा होने वाला है। छोटे छोटे पक्षियों को आप बाज के रूप में शक्ति है, मत मरने दीजिए। वैसे बिहारी लाल जी ग्वालियर के रहने वाले थे, जयपुर के महाराजा को उस समय समझ में आया, अब शायद ग्वालियर के महाराजा जी को भी बेहतर ढंग से समझ में आ गया है। अंत की तरफ बढ़ते हुए मैं ये बात कहना चाहूंगा, महत्वपूर्ण बात, एक कोट मैं बोलता हूं, नो फर्दर गोल जस्टिफाइज वायलेंस इन प्रेजेंट, इट कुड नॉट बी द मीन्स टू एनी पॉलिटिकल एंड, सेल्फ डिसिप्लिन इज क्रूशियल टू स्वराज। ये किसके भावों की अभिव्यक्ति है? आज से लगभग 100 साल पहले, 98 साल पहले महात्मा गांधी जी ने जब असहयोग आंदोलन चलाया था और उस समय कुछ लोग सड़कों पे निकल आए थे, घर से बाहर सड़कों पे आ गए थे और आगजनी करने लगे थे, तो उन्होंने सारा आंदोलन रोक दिया था चौरी चौरा कांड के बाद। और उन्होंने कहा था कि मैं, यद्यपि उनका कोई व्यक्तिगत नहीं, उन्होंने कहा था मैं नेता के नाते इसका व्यक्तिगत अपने ऊपर दायित्व लेता हूं, हिंसा का कोई स्थान नहीं हो सकता, प्रतिक्रिया का कोई स्थान नहीं हो सकता, स्वराज्य में सबसे पहले स्वानुशासन हो सकता है। और इतना ही नहीं, लाला लाजपत राय, आप सबको शायद ध्यान हो, 1920 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उन्होंने क्या बोला कि हमारा आंदोलन विफल हो गया, पर हमारी विफलता हमारे नेता की विराटता और महानता की तुलना में बहुत छोटी है। आज 100 साल के बाद सड़क पे आओ और आर पार की लड़ाई करो, वही पार्टी है, वही लोग हैं। 1919 में मोतीलाल नेहरू जी कांग्रेस के अध्यक्ष थे, आज भी वही परिवार के अध्यक्ष हैं। गांधी वो महात्मा गांधी थे, ये आज के गांधी हैं और आके कह रहे हैं कि आर पार की लड़ाई की बात करो। सभापति महोदय, आप समझ सकते हैं कहां से कहां पहुंच गए। नहीं बैठिए आप, अरे साहब आप बताइए ना, आर पार की बात किसने की थी सड़क पे आके? आर पार की बात 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन के लिए हुई थी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, इतनी विराट पार्टी, इतना विराट नेता, इतना वरिष्ठ व्यक्ति, और इसके बावजूद ये आपके लिए विचार करने का विषय है। हम अपने समय के अंदर ही रहेंगे। समय की नहीं कह रहा हूं मैं समाप्त कर रहा हूं। चेयर को एड्रेस करिए, इधर उधर मत देखिए, आप बोलते जाइए। मैं सभापति महोदय, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि गांधी, महात्मा गांधी से आज के गांधी तक आते आते ये कहां से कहां तक पहुंच गए। हाँ, ये बताइए, आर पार की लड़ाई की बात करना गांधीवाद है, गोडसेवाद है? बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। हाँ, अब आइए, अब मैं आपसे एक बात कहता हूं, सुनिए। सुधांशु जी, आप सीधा सभापति महोदय, यदि ये इस विषय पे कहना चाहते हैं तो एक पंक्ति में कहना चाहूंगा। महात्मा गांधी कोई व्यक्ति नहीं थे, कोई हाड़ मास का व्यक्ति नहीं था, वो एक विचार था, एक वैचारिक अधिष्ठान थे, वो राष्ट्रपिता थे। मगर महात्मा गांधी का, हाँ मैं जवाब दे रहा हूं, मैं जवाब दे रहा हूं, अरे मैं जवाब दे रहा हूं आपको सभापति जी। महात्मा गांधी का, अरे सुनिए, कोई केवल सुधांशु जी का ही रिकॉर्ड में जाने वाला है, दूसरा कोई बोले तो जाएगा नहीं। सारा देश जानता है महात्मा गांधी का राजनीतिक दर्शन था राम राज्य, नित्य का भजन था रघुपति राघव राजा राम, अंतिम शब्द था हे राम, जो आज तक समाधि पे लिखा है। और जिस दिन 2007 में हलफनामा देके कहा गया कि राम थे ही नहीं, गांधी के व्यक्तित्व और आत्मा की हत्या उस दिन हुई। अब मैं ये कहना चाहता हूं, इस घटना ने जो कुछ इस देश में किया है, उससे किसी भी व्यक्ति के मन में करुणा उत्पन्न होना स्वाभाविक है, मगर उस करुणा की आड़ में जो राजनीतिक बवंडर खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है, उसके प्रति सजगता भी आवश्यक है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने अपने जीवन में उस स्थिति से जाकर क्षण क्षण तरण तरण समर्पित करते हुए राजनीति के जिस मुकाम पे पहुंचे, और पद पर आने के बाद पहले दिन से उन्होंने जिस प्रकार की स्थिति देश में निर्माण करने का प्रयास किया, आज ये सब करके जो दिखाने का प्रयास किया जा रहा हो, तो मुझे लगता है शायद उनके मन से यह बात निकलती होगी
कि अपने जीवन का व्रत देकर जिसको हाथों से पाला है, क्या वह केवल अवसाद मलिन झरते आंसू की माला है? वो आंसू की माला हम नहीं आने देंगे लोगों के आंखों में। और अंत में सिर्फ एक वाक्य कहूंगा, यह समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री जी के तरफ से या सरकार की तरफ से कह रहा हूं कि तू अगर मेरे साथ नहीं है तो इसमें तेरी खता भी नहीं, क्योंकि हर शख्स मेरा साथ निभा सकता भी नहीं। वैसे तो एक आंसू भी बहा ले जाए मुझे, वैसे तो एक आंसू भी बहा ले जाए मुझे, मगर ऐसे कोई तूफान भी हिला सकता नहीं। धन्यवाद।